एटॉमिक हैबिट्स, राइटर जेम्स क्लियर। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, जिसकी शुरुआत ये एक एग्जाम्पल से करते हैं कि कैसे ब्रिटिश साइकिलिंग का जो हिस्ट्री थी उसमें कैसे चेंज आया 2003 में। एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि गवर्निंग बॉडी थी प्रोफेशनल साइकिलिंग की ग्रेट ब्रिटेन में। उन्होंने हाल में ही डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपने नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर के तौर पे हायर किया था। इस समय पर जो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट थे ग्रेट ब्रिटेन के, उन्होंने लगभग 100 साल से मीडियोक्रिटी में ही वो जी रहे थे। मतलब उन्होंने ना ही कोई अच्छे से रेस की थी, ना ही कोई मेडल जीता था, ना ही कोई ओलंपिक्स में कुछ किया था। बस ऐसे ही चल रहा था। 110 साल बीत गए थे लेकिन कोई ब्रिटिश साइकिलिस्ट इवेंट में इन्होंने जीता कुछ नहीं था। यहाँ तक कि ये दिन आ गए थे कि इन ब्रिटिश राइडर्स के कि बाइक मैन्युफैक्चरर्स जो थे यूरोप वाले, वो इनको बाइक देने से मना कर देते थे कि अगर लोगों ने देख लिया कि यहाँ ये साइकिलिस्ट हमारे यहाँ की बाइक यूज़ कर रहे हैं तो हमारे यहाँ की सेल्स ख़राब हो जाएगी, इसलिए इन्होंने बाइक देना ही था। ब्रेल्सफोर्ड जो थे, जो नए तो आए थे, उनका काम था कि वो मार्जिनल गेन्स पे वो ज़्यादा ध्यान देते थे। ऐसा नहीं था कि वो एकदम से चेंज करने पे, ड्रास्टिक चेंज के बारे में वो नहीं बात करते थे। वो धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें चेंज की जा सकती हैं उस चीज़ के हिसाब से वो आगे बढ़ते थे। ब्रेल्सफोर्ड ने कहा भी था, The whole principle came from the idea that if you broke down everything you could think of that goes into riding a bike and then improve it by 1%, you will get a significant increase when you put them all together. ब्रेल्सफोर्ड और अन्य कोचों ने कुछ छोटे छोटे एडजस्टमेंट किए थे जो एक प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम में होने चाहिए। उन्होंने सीट्स को चेंज कर दिया था, अल्कोहल लगा दिया था टायर्स में बेटर ग्रिप के लिए, उन्होंने ओवर शॉर्ट्स पहनने को बोल दिया था राइडर्स को। इस तरीके के चेंज किए थे इन्होंने। लेकिन ये यहाँ भी नहीं रुके। इन्होंने हर एक तरीके से कोशिश की किस तरीके से एक टीम को बेहतर बनाया जा सकता है, फिर चाहे वो 1% की ही बेहतरी क्यों ना हो। और उन जगहों पे उन्होंने देखा, इम्प्रूवमेंट किया जहाँ पर जो कि अनएक्सपेक्टेड एरियाज थे। जैसे कि उन्होंने डिफरेंट टाइप के मसाज जेल यूज़ किए, उनको चेक किया कि किससे मसल रिकवरी ज़्यादा जल्दी होगी। उन्होंने सर्जन्स हायर किए जो राइडर्स को बताएं कि वो किस तरीके से अपने हाथ धुलें जिसकी वजह से उनको कम कोल्ड हो। उन्होंने तकिया बदल दिया, मैट्रेस बदल दिया जिससे वो कंफर्टेबल नींद सो पाएँ। बहुत सी चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने चेंज। और इन छोटी छोटी चेंजेस के साथ 5 साल के बाद जो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम थी उसने 2008 के ओलंपिक गेम्स जो कि बीजिंग में हुआ था, वहाँ पर 60% जो गोल्ड मेडल्स को अचीव किया था। 4 साल बाद जब ओलंपिक गेम्स लंदन में हुआ तो ब्रिट्स ने अपना स्टैंडर्ड हाई किया और 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स उन्होंने कायम किए और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसी एग्जाम्पल से ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एक टीम जो कि बहुत पहले ऑर्डिनरी एथलीट्स की थी, वो किस तरीके से वर्ल्ड चैम्पियंस में तब्दील हो गई, कि कैसे छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स ही एक रिमार्केबल रिजल्ट्स को लेकर आती हैं। किस तरीके से हम ऐसी अप्रोचेस अपनी लाइफ में ला सकते हैं। टॉपिक, वाई स्मॉल हैबिट्स मेक अ बिग डिफरेंस। कई बार हम ये सोचने लगते हैं कि मैसिव सक्सेस जो आता है वो मैसिव एक्शन के बाद आता है। मतलब अगर हमें बहुत बड़ा कोई सक्सेस मिला है तो हमने कुछ बहुत बड़ा कुछ कर दिया, उसके बाद ही हमको वो सक्सेस मिली है। जैसे कि लूजिंग वेट, बिल्डिंग अ बिजनेस, राइटिंग अ बुक, विनिंग अ चैम्पियनशिप और अचीविंग एनी अदर गोल। वी पुट प्रेशर ऑन आवर सेल्फ टू मेक सम अर्थ शैटरिंग इम्प्रूवमेंट दैट एवरीवन विल टॉक अबाउट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप 1% इम्प्रूव भी कर रहे हो, जो कि शुरुआत में तो नोटिसेबल होता है, लोग नोटिस भी नहीं करते उसको, लेकिन ये मीनिंगफुल होता है लॉन्ग रन के लिए। जैसे ये कहते हैं, द डिफरेंस दैट टाइनी इम्प्रूवमेंट कैन मेक ओवर टाइम इज एस्टाउंडिंग। हियर्स हाउ द मैथ वर्क्स आउट। If you can get 1% better each day for 1 year, you will end up 37 times better by the time you are done. और इसी के अपोजिट अगर आप 1% हर दिन बेकार होते जा रहे हो तो आप 1 साल के अंदर
ज़ीरो के भी नीचे कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि हैबिट्स जो होते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहलाते हैं। जिस तरीके से मनी मल्टीप्लाई होता है थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट, वैसे ही हमारी हैबिट्स भी मल्टीप्लाई होती है जब उन्हें रिपीट करते चले जाते हैं। वैसे तो ये डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है डेली लाइफ के लिए, हम अक्सर ही स्मॉल चेंजेस को डिसमिस कर देते हैं, मतलब उन पर ध्यान ही नहीं देना चाहते, क्योंकि बिकॉज दे डोंट सीम टू मैटर वेरी मच इन द मोमेंट, क्योंकि वो उस समय इतना मैटर ही नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आज हम कुछ रुपए बचा लें तो हम मिलेनियर नहीं बन जाएंगे। एक दिन कोई 3 दिन कोई लगातार जिम चला जाए तो वो शेप में नहीं आ जाएगा। कोई मैंडरिन सीख ले 1 घंटे के लिए तो वो पूरी लैंग्वेज नहीं सीख जाएगा। ये छोटे छोटे चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, एक टाइम में बस कोई भी चेंज नहीं हो जाता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि स्लो पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, जो इतने धीरे धीरे हो रहा होता है, उस पर हम इतना फोकस करते ही नहीं, क्योंकि हम बड़े गोल के बारे में सोच रहे होते हैं और वो मोटिवेशन जो हमें आ रहा होता है वो मोटिवेशन हट जाता है, क्योंकि उसमें हमें कोई प्रोग्रेस तो दिख नहीं रही होती है स्लो पेस में। तो उसके बीच में बैड हैबिट्स भी आ जाती है। कई बार मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है तो उस चीज़ को हम साइड ही कर देते हैं। जैसे अगर आप अनहेल्दी मील आज खाते हो तो आपका वेट में कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। अगर आप लेट नाइट काम कर ले रहे हो, अपनी फैमिली को इग्नोर कर ले रहे हो आज के दिन, वो आपको माफ़ कर देंगे। आप किसी काम को प्रोक्रास्टिनेट करके कल पे डाल दे रहे हो तब भी कोई बात नहीं, एक बार का डिसीज़न है, उसे डिसमिस किया जा सकता है। लेकिन वही चीज़ आप रोज़ करते चले जा रहे हो और बार बार अपने आप को एक्सक्यूज़ देते जा रहे हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगी लास्ट तक। क्योंकि ये जिस तरीके से अच्छी चीज़ जोड़ते जोड़ते एक अच्छी हैबिट बन जाती है, वैसे बुरी चीज़ जोड़ते जोड़ते एक सीरियस इशू बन जाता है जो आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसी बात पे ये आगे कहते हैं कि दैट सेड इट डजेंट मैटर हाउ सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल यू आर राइट नाउ, what matters is whether your habits are putting you on the path toward success. You should be far more concerned with your current trajectory than with your current results. एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि अगर आप मिलेनियर हो लेकिन आप जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा आप खर्च कर दे रहे हो 1 महीने में, मतलब आप बैड ट्रैजेक्टरी की तरफ हो। इसी जगह अगर आपके पास रुपए नहीं है लेकिन फिर भी आप कुछ रुपए हर महीने बचा रहे हो तो आप मिलेनियर तो नहीं बन जाओगे, बट हाँ आपके पास इमरजेंसी फंड होगा, कुछ आप फाइनेंशियली फ्री होगे किसी ना किसी तरीके से। आगे कहते हैं कि योर आउटकम्स आर द लैगिंग मेजर ऑफ योर हैबिट। आपका जो आउटकम होता है वो आपकी जो हैबिट्स होती है उसी का नतीजा होता है। जैसे आपका नेटवर्क जो है वो नतीजा है आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स का। आपकी ईटिंग हैबिट्स जो है उसी से आपका वेट उसका नतीजा है। अब कोई जंक ही खाए जा रहा है तो उसे ओबेसिटी हो जाएगी। कोई कुछ नहीं खा रहा है, पूरे पूरे दिन डाइट ही कर रहा है तो एकदम वो सिकुड़ ही जाएगा। तो इसी तरीके की चीज़ें हैं कि आपका जो अभी करंट हैबिट है उसी के हिसाब से आपकी ज़िंदगी चल रही है। गुड हैबिट्स मेक टाइम योर एलाई, बैड हैबिट्स मेक टाइम योर एनिमी। इस बात में ये कहते हैं कि जो अच्छी हैबिट्स होती है वो समय को हमारे मतलब साथी बना देती है, लेकिन जो बैड हैबिट्स होती है वो समय को हमारा दुश्मन बना देती हैं। जिस तरीके से अच्छी हैबिट है कि हम सुबह जाएं दौड़ के आए या फिर सुबह जल्दी उठ जाएं, जर्नलिंग कर लें, सुबह सुबह योगा कर लें, ये सब अच्छी हैबिट्स है। तो ऐसे टाइम पे उठ के हमें अच्छा लगेगा, वो समय को हमारा प्रोडक्टिव भी बनाएंगे और हमें उस समय उठ के फील भी आएगा कि हमने कुछ प्रोडक्टिव किया है। वो टाइम जिस समय हम ये चीज़ कर रहे हैं वो समय ही हमें अच्छा लगने लगेगा। लेकिन दूसरी जगह हम पूरे पूरे दिन स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो हमें वो पूरा दिन ही ख़राब लगेगा और एंड ऑफ द डे हमें अपने आप से ही चिढ़ होने लग जाएगी। उस समय से भी चिढ़ होने लग जाएगी और खुद से भी होने लग जाएगी। हैबिट्स जो होती हैं वो 2 धारी तलवार की तरह होती हैं। जैसे बैड हैबिट्स आपको बर्बाद कर सकती हैं लेकिन गुड हैबिट्स आपको बढ़ावा दे सकती हैं, आपकी ज़िंदगी को बढ़ा सकती हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि डिटेल्स क्या है इस चीज़ कि किस तरीके से हम गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा योर हैबिट्स कैन कंपाउंड फॉर यू और अगेंस्ट यू। इसमें वो 2 तरीके की कंपाउंडिंग्स बताते हैं, पॉजिटिव कंपाउंडिंग्स, एक नेगेटिव कंपाउंडिंग। पहला पॉजिटिव कंपाउंडिंग के अंतर्गत आता है प्रोडक्टिविटी कंपाउंड। इसमें आप किसी काम को रोज़ रोज़ कर रहे हो तो वो एक आपकी हैबिट बन गई, फिर उस काम को आप इतनी आसानी से करने लग गए कि उसमें आपका दिमाग ही नहीं चल रहा है। जैसे कि वो एग्ज़ाम्पल है कि आपको
पंखे की ज़रूरत है, आपको हवा चाहिए, तो आपने एसी का बटन दबाया और एसी ऑन कर लिया, या फिर फ़ैन चलाया और फ़ैन का स्विच ऑन किया और फ़ैन चल गया, आपको हवा मिल गई। इसके लिए आपको दिमाग नहीं चलाना पड़ रहा है, अब वो आपकी हैबिट में पूरी तरीके से आ चुका है। ये हो गया प्रोडक्टिव कंपाउंड। नॉलेज कंपाउंड हो गया। नॉलेज कंपाउंड में वो कहते हैं कि आप एक आइडिया सीख के कुछ जीनियस नहीं हो जाओगे, लेकिन अगर आपका कमिटमेंट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग को लेकर, तो आपको नई नई चीज़ें, नई नई आइडियाज़ मिलते रहेंगे। जैसा कि वॉरेन बफे ने भी कहा है, दैट्स हाउ नॉलेज वर्क्स, इट बिल्ड्स अप लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। थर्ड आता है रिलेशनशिप कंपाउंड। पीपल रिफ्लेक्ट योर बिहेवियर बैक टू यू। जैसा आप उनके साथ बिहेव करते हो वैसे ही वो आपके साथ बिहेव करेंगे। आप काइंड होकर उनसे बात करोगे, आप उनकी हेल्प करोगे, लोग भी आपके आसपास आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। जैसे तुम ही अपनी लाइफ को सोशली, मतलब तुमने काफ़ी एक्सेप्टेबल बना रखा है, तुम लोगों से मिलते हो, जुड़ते हो, तुम्हारे अच्छे से काम हो जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें। फिर आती है नेगेटिव कंपाउंडिंग्स। इसमें पहला है स्ट्रेस कंपाउंड। जैसे कि स्ट्रेस होता है, मुझे स्ट्रेस हो गया कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या फिर मम्मी को स्ट्रेस हो गया कि खाना टाइम पे नहीं बना, पापा को हो गया कि ड्यूटी टाइम पे जाना है, वो 5-10 मिनट लेट ना हो, तो स्ट्रेस कंपाउंड हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ बढ़ती ही चली गई, ये रोज़ रोज़ की आदत बन गई, तो लास्टली ये जाके एक मेंटल हेल्थ इशू क्रिएट कर देगी। नेगेटिव थॉट कंपाउंड दूसरा पॉइंट, जिसमें ये कहते हैं कि अगर हम नेगेटिव थॉट रखेंगे अपने लिए या किसी और के लिए, तो वही चीज़ हमें आगे बहुत प्रॉब्लम करेगी, खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी। अगर हम अपने बारे में हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहेंगे कि हम बेकार हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, या फिर जैसे इंडियन फैमिलीज़ में होता भी है कि वो बचपन से ही बच्चों को बताते रहते हैं, अरे तुम मतलब वो कंपेयर करते रहते हैं, बताते रहते हो तुम अच्छे नहीं हो, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो ये बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा भर जाता है और इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस आगे कम होने लग जाता है, और यही चीज़ इनके नेगेटिव थॉट्स कंपाउंड में आता है। और अगर हम दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं नेगेटिव, तो हम उस इंसान को ही बुरा मान लेते हैं, फिर चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, लेकिन हमने ऐसा सोच लिया है अपने मन में, तो हम उसे बुरा ही मानेंगे। और थर्ड पॉइंट आ गया आउटरीच कंपाउंड। उसका एग्जांपल है राइट्स, प्रोटेस्ट एंड मास मूवमेंट्स। वैसे तो ये एक दिन होते हैं, लेकिन इनका नतीजा काफ़ी समय से चलता है, मतलब ये नतीजा जो आता है ये काफ़ी समय से इसका कुछ प्रोसेस चल रहा होता है। जैसे ये अपने यहाँ इतने स्कैम्स चल रहे हैं वैकेंसीज़ को लेकर, एग्ज़ाम्स को लेकर, उसके लिए टीचर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो वो एक दिन नहीं हुआ है कि प्रोटेस्ट करने सब लोग बैठ गए हैं। कई ऐसे लीक हुए हैं पेपर जिसके बाद टीचर्स को, स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने आना पड़ा है। किसान प्रोटेस्ट हुए क्योंकि किसानों के साथ इतनी ज्यादती हुई कि किसानों को रोड पे आके प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो ऐसे ही एक दिन की बात नहीं होती है, कई समय से ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिसका आउटरेज एक दिन निकल के आता है। आगे ये बताते हैं व्हाट प्रोग्रेस इज़ रियली लाइक। अब ये एग्जांपल दे रहा है कि इमेजिन करो तुम एक रूम में बैठे हुए हो और तुम्हारे सामने एक टेबल रखी है जिस पे एक आइस क्यूब रखा हुआ है। तुम्हारे रूम का टेम्परेचर कोल्ड है, तुम अपने ब्रेथ को भी देख सकते हो, मतलब अभी 25 डिग्रीज पे है ये। फिर धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, 26 डिग्री पे जाता है, 27 पे जाता है, 28 पे जाता है। आइस क्यूब अभी भी वैसे ही रखा हुआ है तुम्हारे आगे। फिर 29 पे जाता है, 30 पे जाता है, 31 पे जाता है, अभी तक कुछ नहीं चेंज हुआ। लेकिन 32 डिग्री जैसे आता है वैसे ही आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू कर जाती है। सिर्फ 1 डिग्री के शिफ्ट ने ये चेंज ला दिया कि अभी तक 31 तक कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन 32 से वो मेल्ट होना शुरू हो गया। इसी बात पे वो कहते हैं कि ब्रेक थ्रू मूवमेंट्स आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ मैनी प्रीवियस एक्शंस।